प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, हम लोग कृतिका भाग 2 से साना साना हाथ जोड़ी पाठ पढ़ रहे हैं, जिसकी लेखिका मधु काकरिया है। अब तक पाठ में आपने पढ़ा कि लेखिका मधु काकरिया ने गैंगटॉक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कह करके संबोधित किया है। इसके अलावा रात्रि के समय वहां का सौंदर्य लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। लेखिका महसूस कर रही थी कि उनका मैं, उनकी चेतना, सब कुछ स्थगित हो रहा था, अर्थहीन हो रहा था। और बाहर भीतर उन्होंने शून्य को महसूस किया। शून्य को महसूस करने का आशय पूर्णता को प्राप्त किया। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि पूर्णता प्रकृति के सौंदर्य में ही निहित है। पूर्णता सौंदर्य में निहित है और वो सौंदर्य प्रकृति का भी हो सकता है और किसी अन्य का भी हो सकता है। उसके अलावा जैसे ही लेखिका आगे बढ़ती है, उन्होंने देखा 108 श्वेत पताकाएं फहराई हुई थी, जो कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु के समय ऐसा किया जाता है। और जब किसी नए कार्य की शुरुआत होती है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। हम लोग पेज नंबर 19 पर पहुंच चुके हैं, सेकेंड पैराग्राफ। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरी और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। आपको पता है कि पहाड़ों पर बने हुए रास्ते सीधे न होकर के बल्कि जलेबी की तरह घुमावदार होते हैं। और जैसे जैसे लेखिका हिमालय के करीब पहुंच रही थी, वो अपने विशालकाय रूप में सामने आ रहा था। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। घटाएं गहराती गहराती इतनी घनघोर घटाएं दिख रही थी और वो इतने नीचे तक जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ रही थी, उन्हें नीचे का इलाका, नीचे का जो मंजर था, वो ऐसा लग रहा था कि वो पाताल को घटाएं नाप रही है। वादियां चौड़ी होने लगी। वादियों का क्या मतलब होता है? तो वादियों का मतलब होता है वादियां, ठीक है। वादियां दो पर्वत शिखरों के बीच की जगह, दो पर्वत शिखरों के बीच की जगह, बीच की जगह, उसे वादियां कहते हैं। वादियां चौड़ी होने लगी, यानी जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रहे थे, दो पर्वत शिखरों के बीच की जो जगह थी वो ज्यादा दिखाई देने लगी, चौड़ी होने लगी। और बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। बीच बीच में करिश्मे की तरह उन वादियों के बीच में चमत्कार ही था कि रंग बिरंगे फूल भी बड़ी तीव्रता से मुस्कुरा रहे थे। उन
भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। क्या कहती हैं कि उन भीमकाय पर्वतों के बीच विशाल आकार के पर्वत थे। उन पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने कच्चे सकरे पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूं लग रहा था कि जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो, चूंकि पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे थे और उनके बीच में कच्चे पक्के रास्ते बने हुए थे। कहीं कहीं पर हरियाली भी थी, रंग बिरंगे फूल भी खिले हुए थे। चूंकि ऊंचाई के बीच में थे वो लोग, इसलिए लेखिका कह रही है कि ऐसा लग रहा था कि किसी घनी हरियाली वाली गुफा के बीच में से हम लोग जा रहे हैं। चलिए पेज नंबर 20 पर अब हम लोग पहुंच चुके हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सेनानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। इस बिखरी असीम सुंदरता का, असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, क्योंकि हर तरफ वहां पर हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी, सौंदर्य ही फैला हुआ था। इसलिए लेखिका ने कहा कि हम सबके मन के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि हमारा मन हमारे वश में नहीं था और हम सभी मदमस्त होकर के गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। मौसम इतना हसीन था, सुंदर था, सौंदर्य से भरा हुआ था कि उनका सफर सुहाना हो गया, मन को आकर्षित कर रहा था, मन को मुग्ध करने वाला हो गया। आगे, पर मैं मौन थी। सब किसी न किसी गतिविधि में लगे हुए थे, लेकिन लेखिका ने कहा कि मैं मौन थी। क्यों मौन थी वो? किसी ऋषि की तरह शांत थी। अपनी तुलना लेखिका ने ऋषि से कर दी है। बोली कि मैं किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। वहां का जो वातावरण था, वहां का जो दृश्य था, वहां का जो सौंदर्य था, उस पूरे सौंदर्य को लेखिका शांत मन से निहार रही थी। उनका कहना था कि मैं उस सौंदर्य को, उस परिदृश्य को शांत मन से अपने भीतर, अपनी आत्मा में समेट लेना चाहती थी। आगे, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। लेखिका ने कहा कि मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। तो क्या पिघलने लगा था? यानी उस परिदृश्य को देख करके लेखिका के अंदर भावनाएं वेग से उमड़ने लगी थी और वो उमड़ती भावनाएं, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उस दृश्य के साथ, उस सौंदर्य के साथ मिल जा रही है। आगे, जीप की खिड़की से मुंडकी यानी सिर निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से
धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को। और सौंदर्य को देखने के लिए लेखिका कभी आसमान छूते पर्वतों को देखती तो कभी झरनों को देखती। आगे तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। देखिए गद्य में भी कितने सुंदरता से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर दो अलंकार, एक मानवीकरण, ठीक है, और दूसरा उपमा अलंकार। उपमा, पहला मानवीकरण और दूसरा उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। तो कहां पर मानवीकरण है और कहां पर उपमा है? लेखिका ने कहा कि मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती। आसमान को छूते पर्वतों के शिखर, यहां पर मानवीकरण, ठीक। तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों के, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती नदी के लिए कहा कि नदी इठला इठला कर बह रही है, यहां पर भी मानवीकरण। उसके अलावा इठला इठला कर बहती चांदी की तरह, यहां पर उपमा। कौद मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को, जो तिस्ता नदी थी वो बन ठन के संवर कर चांदी के समान चमक रही थी और इठला इठला करके बह रही थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी। कहां से साथ थी? सिलीगुड़ी से लेखिका के साथ थी यह तिस्ता नदी। पर यहां उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। जिस स्थान पर लेखिका पहुंची थी वहां पर उस नदी का सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, यानी कि चरम पर था। चरम पर था उसका सौंदर्य। जितनी सुंदर वो यहां दिखाई दे रही थी उतनी सुंदर वो सिलीगुड़ी में। ऐसा नहीं कि वो सुंदर नहीं थी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। उस नदी के सौंदर्य को देख करके लेखिका कह रही मैं रोमांच से भर गई और पुलकित थी, मैं खुश थी, प्रसन्न थी। मेरा मन चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी, यानी मेरा मन चिड़िया के पंखों की तरह हल्का हो गया। मन पंख लगा करके उड़ने लगा। आगे, मेरे नगपति मेरे विशाल, यह संबोधन लेखिका ने हिमालय के लिए किया है और हिमालय को नगपति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगपति। क्यों नगपति कहा जाता है? नग यानी कि जो स्टोन होता है, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, वो चमकते हैं और बर्फ से ढके हुए हिमालय पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो भी एक मणि की तरह, नग की तरह चमक उठता है। तो लेखिका ने हिमालय को नगपति कह करके संबोधित किया और क्या कहा कि मेरे नगपति मेरे विशाल। चूंकि विशाल गाय था इसलिए विशाल कह करके संबोधित किया है। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीभ एक जगह रुकी, यानी नगपति और विशाल संबोधन से सलामी देनी चाहिए, तभी उनकी जीभ एक जगह रुकती है और
खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता हेम उगलता झरना। शिखरों के भी शिखर से काफी ऊंचाई से वो झरना गिर रहा था और ऐसा लग रहा था कि उस झरने से गिरता हुआ पानी जैसे लग रहा है फेम है, झाग है इसमें। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। क्या नाम था? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। जैसे उस वाटरफॉल को लोग देखते हैं, सभी अपने अपने कैमरों से उस दृश्य को समेट लेना चाहते थे। सब के सब वहां की खूबसूरती को, वहां की रंगत को कैमरे में कैद करने में व्यस्त हो गए थे। आगे, आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। लेकिन बाकी के सैलानियों में और लेखिका की सोच में अंतर था। बाकी के सैलानी हर खूबसूरत दृश्य को देखते ही उसे कैमरे में कैद करने में लग जाते थे, व्यस्त हो जाते थे। लेकिन लेखिका कुछ अलग ही भाव लिए उस सौंदर्य को निहारती थी। वह क्या करती थी? वह कैमरे में कैद करने की बजाय अपनी आंखों में उस दृश्य को कैद कर लेना चाहती थी। अपनी अंतर आत्मा में उसे महसूस कर लेना चाहती थी। अपने मन में उसे अनुभूत कर लेना चाहती थी। यही होना भी चाहिए। फैशन के युग में आकर के जब भी हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले वहां के दृश्य को देखे बिना ही हम सेल्फी लेने में मशगूल हो जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम उस दृश्य को देखें, महसूस करें, अनुभव करें, वहां के सौंदर्य को आत्मसात करें, वहां के बारे में जानें, वहां के लोगों के बारे में जानें। लेखिका ने भी यही किया। क्या कर रही है कि आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी, अभिशप्त का क्या मतलब? अभिशप्त। अभिशप्त का आशय है शापित। क्या? शापित, जिसे श्राप मिला। और आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी, ठीक है, आदिम युग की यानी कि जो बहुत पुराना, जो बहुत पुराना हो, यानी कि आरंभिक समय का। तो आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। अपनी तुलना लेखिका ने आदिम युग की शापित राजकुमारी से करते हुए कहा है कि मैं उन सब सैलानियों से अलग पत्थरों पर बैठ करके झरने का संगीत तो मैं सुन ही रही थी, लेकिन मैं मेरी आत्मा का संगीत भी सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। थोड़ी ही देर बाद बहती जलधारा में पांव डुबोया, यानी जो नदी बह रही थी उसमें लेखिका ने अपने पैरों को डुबोया।
तक भीग गई। कैसे वो भीतर तक भीग गई? भीगना तो सिर्फ पैर चाहिए था ना, लेकिन नदी की उस पवित्रता ने लेखिका के मन को भिगो दिया, सराबोर कर दिया, पवित्र कर दिया। तो उस पवित्र छुअन से लेखिका का मन, लेखिका की आत्मा शीतल हो गई। आगे, मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखिका का कहना है कि मन काव्यमय हो उठा, यानी मन संगीत से, गीत से सराबोर हो गया। मन खुश हो गया, प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया और सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन का सत्य क्या है, सौंदर्य कहाँ है, उसे जानने लगा, उसे छूने लगा। आगे, जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। क्या कहा लेखिका ने कि जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। तो जीवन की अनंतता का प्रतीक झरना है। कैसे? जीवन अनंत है और इस अनंत जीवन यात्रा का एक पड़ाव है मृत्यु, जहां पर मनुष्य की आत्मा रुकती है, ठहरती है और उसके बाद फिर एक नए शरीर को धारण करके नए सफर पर चल पड़ती है। क्योंकि झरना लगातार निर्बाध रूप से बहता रहता है और जीवन भी लगातार निर्बाध रूप से चलता रहता है। इसलिए जीवन की अनंतता का प्रतीक कहा गया है झरने को। तो जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। लेखिका ने कहा कि उस झरने को देख करके मुझे यह एहसास हो रहा था कि जीवन में शक्ति है। और कैसे शक्ति है? कि जैसे झरना निर्बाध गति से लगातार बह रहा है, उसी प्रकार से जीवन यात्रा ही अनंत है और यह शाश्वत सत्य है। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूं। लेखिका को ऐसा महसूस हुआ वहां पर कि वो स्वयं देश और काल की सरहदों से, समय की सीमा से दूर होकर के उस जलधारा की भांति बहने लगी है। जैसे जलधारा के लिए कोई सरहद मायने नहीं रखती है, उसी प्रकार से वहां के सौंदर्य को देख करके लेखिका का मन भी काव्यमय हो उठा और उनका मन मनुष्य के द्वारा बनाई गई सरहदों से दूर, कहीं दूर बहने लगा। आगे, भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। लेखिका ने कहा कि उस जल की पवित्रता ने उनके अंदर की सारी तमोगुण से युक्त कुटिल और जो उनके अंदर दुष्ट वासनाएं थी, जो बुराइयां थी, लेखिका को ऐसा लगा कि सब कुछ धीरे धीरे मन से खत्म हो गया है और मन इस कदर निर्मल हुआ कि ऐसा प्रतीत होने लगा कि मन से सारी बुराइयां दूर हो गई। उस निर्मल जलधारा में
मन की सारी कुटिलता, मन की सारी दुष्ट वासनाएं सब कुछ दूर, बहुत दूर बह गई। तो इस प्रकार से प्रकृति के सौंदर्य को लेखिका ने अपने नजरिए से देखा। प्रकृति ही तो है जो अपने सौंदर्य से हम सबको बांधती है और प्रकृति के सौंदर्य में बंध करके मनुष्य ऊंचाइयों को छूने लगता है। इसीलिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के सुविचारों की रचना कर डाली प्रकृति की गोद में। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए